बेटा बहू जब जीते जी सेवा नहीं की तो मरने के बाद सेवा का ढोंग क्यों। पिताजी रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वो तो उल्टा खुशी होते हैं कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्रता चाह रखने लगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आनंद बौखलाया रहा। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने टकलापुर फोन लगाया। सुमित का चेहरा स्याह हो गया। सकपका कर उसने नजरें झुका ली। नंदू जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुमने अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं ना, अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदा कर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका। उसमें अपना सामान जमाया। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा। धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई व रवाना हो गए। सुमित कुछ क्षण बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। बेचारों के भंवर से बाहर निकल सुमित ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख सुलेखा घबरा उठी। पानी का गिलास थमा चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सुलेखा स्मिता का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? नंदू जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर सुलेखा अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने अनंत भैया को यस टीडी लगाई। खबर सुनाकर आनंद को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में यस टीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। नंदू जी के बेटे की शादी 10 दिनों पूर्व हुई थी, इसीलिए दाह संस्कार व उठवाने में नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आनंद बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटी को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। टकलापुर फोन लगाया, किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर भी तो नहीं मालूम। आपको मालूम है? हाँ, फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछे। हंसेंगे नहीं, वो लोग हम पर ऐसा करते हैं। कुछ सोचकर आनंद ने उससे फोन रखने को कहा। फिर दूसरे ढंग से पूछते हैं। और सुमित के फोन रखने के बाद आनंद ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर मेघा ने आनंद की बहन बेला को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर मेघा ने पूछा, हेलो, टकलापुर वाली बेचा है क्या? वह उसकी सहेली सेवंती यहाँ बैतुल आई थी, सोचा मिल। क्या, कब? ओह, अच्छा अच्छा। और फोन रख दिया। आनंद सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उसे मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटे को दाह संस्कार के बाद उठाने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी बेटे को जब अनुपस्थिति पाया होगा तो उफ, कितनी छिछोलेदार हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर आनंद की गर्दन झुक सी गई। सुमित को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी उधर फोन में रहा। सिर पर बेचैनी से पहलू बदल रही। मेघा ने नथुनी फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो
गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सीधी बात है, हम सब पहले पहुँच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब ना पहुँचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से मेघा को सर पिछला हो गया था। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए विचारों के भौरे में डूबता उतराता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों टकलापुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोक-गुलाह बैठे थे। रिक्शे से उतर आनंद ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपाए जोर जोर से रोना लगा। कैसे हो गया यह सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंद कर ओठों को कसकर खींच लिया। उनके झुरझुरीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उधर मेघा रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपना अर्थ विलाप से पूरा घर को बुझाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तार कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों आनंद मेघा का यह कारण करुण विलाप चलता रहा। फिर पिताजी की गोद में सर उठा अपने फीके स्वर में उल्लाना दिया। आजकल तो इतना साधन हो गए हैं, हमें फोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। आनंद को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूता जड़ दिया हो। उस पर सक पकाता हुआ सिट पिटाकर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रुंध गया। आनंद कुछ ना कह सका। उसके लिए मुंह छिपाना दुश्वार हो गया। पिताजी ने ऐसा आक्रमण रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार ओठों पर मुस्कान रोके मन ही मन आनंद की स्थिति का आनंद लेने लगे। आनंद के लिए वहां बैठना असहाय हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय सुमित सुलेखा का रिक्शा रुका। श्लेषा रोती हुई अंदर चली गई। सुमित पिताजी के गले से लिपटकर स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तार था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ, ओह माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उल्लाना दिया। खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा। मैं अकेला बूढ़ा देह संस्कार का अंतिम इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता। किसी को भी कह देते। ऐसा वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा। आज के जमाने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटकता है? सुमित सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उसका मुख देखता रह गया। वह पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की ओर देखने लगे। सुमित के लिए वहां बैठना असह्य हो गया। रिश्तेदारों की मुखमुद्रा तो उसने पहले ही भाप ली थी। वो सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमित के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इनको सबको फोन? क्या
इसी तरह हमें भी फोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत ना कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। बेला दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे आनंद भी चल दिया। अंदर बेला तीनों बुआओं के संग किसी कार में व्यस्त थी। बेला दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामान रख सामान उसके अनुसार मिला रही थी। मेघा श्लेषा एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त सुमित ने सोचा, बेला दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उसके गले लिपट कर फुट फुट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सत्वाना देंगे। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेला ने एक क्षण के लिए उठती नजर उन पर डाली और पूर्ववता अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआ ने भी बेला का अनुसरण किया। आनंद सुमित कट कर रह गए। चुपचाप मेघा श्लेषा के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दुर्भार हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नान आदि करने का बहाना कर चारों वहाँ से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ली। बेला ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की यादों में पूरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही बेला व छोटी बुआ वहाँ पहुँची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछड़ने की बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। अवश्य पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की उधर सांसें चलने लगी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुख में जाते देखते रहे। भरपूर परिवार है, दो दो कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इसमें से कोई भी एक यहाँ होता। भाव तिरेक में उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठ था। उनका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती गीता का स्मरण करती रही। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यहाँ आज पास मन में सजोए लगभग 8-10 मिनट वो पिताजी की बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने के पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहारा। अपने नाथ के मुखार अरविंद पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़ प्रणाम प्राण त्याग दिया। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेजे चपेटे फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिनसे हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव से साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ आनंद में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वो अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर, दो दो बेटे बहू पोती पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की
विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फायदा दो दो बेटे होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उद्रेक क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसूपूज माँ की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा, गमले से दो पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वह कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहाँ एक एसडी टी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा, उसे जगाया। उसके दरवाजा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त तकदीर दी। दोनों बेटों और उनके ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभा रह गई बुआ ऊहा पुहा करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सुना घर उन्हें कांटे को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास के ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वहां मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी सजी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी के मन की पीड़ा नहीं रुकी। वह भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींचे ढडास बधाते रहे। 2 घंटे बाद बेला अपने पति व बच्चों संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मझली बुआ भी फूफा जी व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बधाते हुए सबने समझाया, अच्छा लगेगा दो बेटों के साथ रहते, कोई अन्य चिता की अग्नि दे। पिताजी की रुंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप तो यह जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। जीते जी क्या कम चल चुके हैं वो इसे, अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुख्य अग्नि पिताजी ने स्वयं दी। अनंत ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। आनंद एक कोने में जाकर सिर झुकाए बैठ गया। उसका चित्त बेहद आसान था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व सुमित के व्यक्तित्व का एक दिन का उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटे व उनके ससुरालों को समाचार देने से मना किया था। ना कहते हुए भी सब समझ गए थे कि ये एक आसक्ति असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शौक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुआ। दूर दूर के रिश्तेदार को भी बस नहीं हुआ तो आनंद, सुमन और उनके ससुराल में। गलीन से आनंद की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का बराहवा। 3 दिन बाद बराहवे पर अपना समस्त रिश्तेदार को जमघटा होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बांधती हैं। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा। अनंत रिश्तेदारों को पगड़ी नहीं होने के कारण तो सब खुद कर पूछेंगे। घबराए अनंत व सुमित ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग
गिड़गिड़ाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने सपाट स्वर में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उसे बांधते हैं जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की उल्टा जी चुराया हो तो क्या मतलब है बेफजूल ढोंग करने से? इस साफ गोई पर आनंद और सुमित कट कर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद आनंद धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक दूर अस्त कॉलोनी में जा वहां के एसटीडी बूथ से अपनी व सुमित के ससुराल फोन लगाया। संक्षिप्त में पिताजी की नाराजगी भी बतला दी। रिड़ाते हुए गुहार की कि किसी तरह पकड़ी की रस्म के लिए राजी करवा ले। अगली ही सुबह मेघा, शैलेशा के माता पिता व अन्य परिजन भी आ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगे। उन्होंने विनय भी की। पिताजी ने मुख पर अड़कर कोई चिन्ह नहीं थे। वो आत्मपूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही? हमें खबर ही नहीं कि ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कुटिल कूटनीति मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल सक्षम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। दोनों समधी कट कर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उल्लाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रहने के बाद समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा, आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभालते देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है, पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वह सास ससुर के पास कब जाती हैं? जब सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की। दोनों समधियों और उनके परिवारजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी ने रुंधी आवाज में अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप तो यह जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है? समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वो तो उल्टे खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्रता रहना चाहे तब वो कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वो ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधे को थपथपाया। मैंने दूसरा इंतजाम कर लिया है और बारहवें के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सके। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही मेघा व शैलेशा शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था उसकी लालिमा कलिख बनकर उनके सुंदरता चेहरे पर पुत गई थी।